आप देख रहे हैं क्राइम तक बिहार झारखंड और मैं सूरज कुमार। अभी हम रफ़ीगंज विधानसभा के औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ हैं फहद शाही जी, जो काफ़ी प्रखर रूप से एक्टिव रहते हैं। राजनीतिक हो या सामाजिक हो, हर तरीके से हर जगह पे आपको एक प्रखर रूप में खड़े पाएंगे। और विशेष जो इनका एक खुद का एक युवा संगठन भी है जिसमें काफ़ी एक्टिव रहते हैं, उसका संरक्षक भी हैं। तो विशेष परिचय इनसे लेते हैं और उसके बाद अपना एक एपिसोड चलेगा जो आज की राजनीति पे एपिसोड चलेगा कि आज की राजनीति पर आज की युवा क्या सोचता है, आज की राजनीति पे आज के बेरोजगार युवा क्या सोचता है और किस तरीके से बेरोजगारी को दूर करने की कोशिश किया जा रहा है। और तमाम जो राजनीति अभी चल रही है बिहार में, इस सब पे चर्चा होगी। शॉर्ट में होगी लेकिन सब पे होगी। जी नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते। परिचय सर आपका क्या हुआ? सबसे पहले क्राइम न्यूज़ के हमारे सूरज जी जो आए हैं, न्यूज़ एडिटर जो हमारे हैं, जी सूरज जी को बहुत बहुत बधाई। और आपके जो तमाम दर्शक हैं, व्यूअर हैं, हम उनको भी बधाई और शुभकामना देते हैं, क्योंकि अभी आप लोग का एक महान पर्व है छठ पूजा और दिवाली आने वाला है। तो सबसे पहले हम दिवाली और छठ पूजा की आपको और आपके तमाम जो टीममेट्स हैं और जो व्यूअर्स हैं, हम सबको अपनी तरफ से बधाई और शुभकामना देते हैं। मेरा नाम फहद शाही है और हम वैसे रफ़ीगंज के गोडिहा पंचायत के बशारतपुर गांव के रहने वाले हैं और फ़िलहाल अभी लॉ के स्टूडेंट हैं। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना बिहार से पढ़ाई कर रहे हैं और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर जो है हम पिछले 4-5-6 सालों से एक रुचि है हमारी कि सामाजिक काम में हम आगे आएँ और समाज को एक नया आईना दिखाने का काम करें। अभी आप ला के स्टूडेंट है तो बड़ा शॉकिंग न्यूज़ है सर हमारे लिए कि एक नेता और एक ला, तो हमें ओवैसी जी का याद आ जाता है। ओवैसी जी जिस तरीके से बयान देते हैं और जिस तरीके से सटीक जवाब देते हैं तो हमें बहुत वो अच्छा लगता है। अच्छा, ओवैसी जी आपको पसंद है? ऐसा है कि ओवैसी ला का बहुत बड़ा स्टूडेंट है। ओवैसी जी फ़िलहाल भारत के माननीय सांसद हैं हैदराबाद से और MIM के प्रमुख नेता हैं। तो निश्चित तौर पर एक नेता के रूप में अगर उनको देखा जाए तो वो अपनी पार्टी के प्रमुख नेता हैं और देश में विभिन्न स्टेटों में उनके लोग हैं, उनके काफ़ी लोग हैं और कई लोग उनको पसंद करते हैं, काफ़ी लोग नापसंद करते हैं। वो सबका अपना अपना व्यू रहता है। और जहाँ तक लॉ की बात रही तो आप लोग जानते ही होंगे, वैसे जी बैरिस्टर की पढ़ाई लंदन से किए हुए हैं। एक विद्वान व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लॉ के फील्ड में उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की है। जैसे हम लोग देखे होंगे कि महात्मा गांधी जी भी बैरिस्टर की पढ़ाई किए हैं। तो बैरिस्टर बनना बहुत बड़ी बात है आज के दौर में। और एक भारत के प्रमुख वक्ता हैं, पार्लियामेंट में अपनी बात को बुलंदी से आवाज़ रखते हैं, चाहे किसी भी तरह का मुद्दा रहे। तो मेरी नज़र में ओवैसी जी जो हैं अपनी जगह पर सही हैं। लोगों के नज़रिया सबका अपना अपना है। हाँ, लोगों का नज़रिया जो है उनको देखने का अलग है। किन्हीं को अच्छे लगते हैं, किन्हीं को नहीं लगते हैं। अभी जो सरकार जातीय जनगणना कराई और कल संसदीय पटल पे गरीबी आर्थिक स्थिति वाला जो भी डाटा वो भी रखी, तो इसे आप कैसे देखते हैं? सरकार की सफलता है या कुछ? और आरक्षण जो रिजर्वेशन है, सबसे मुख्य मुद्दा, आप लास्ट के स्टूडेंट है सर, तो नेचुरली हम किसी पार्टी के नहीं कहेंगे कि आप किसी पार्टी की तरफ से होकर बोलिए, ला स्टूडेंट इस रिजर्वेशन की दायरे को 60 से बढ़ाकर और 75% कर देना, एक कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए, ऐसा है कि अभी बिहार सरकार ने जो पिछले महीनों पहले जातीय जनगणना की एक रिपोर्ट जारी की थी, जिससे पूरे देश में एक मैसेज गया था। बिहार की जो सरकार है, गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री नीतीश जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने, इन लोगों की गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो है बिहार में, इन लोगों का एक कहना था कि गरीबी जो है आखिर उसको जानने के लिए और किस जाति के लोग जो है कितना है, तो बिहार में सर्वे हुआ और यह मांग हमको लगता है कि बहुत पहले से थी। तेजस्वी जी
और नीतीश जी ने माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से भी दिल्ली में मुलाकात हुई थी, सर्वदलीय बैठक जातीय जनगणना को लेकर। इससे जो पिछड़े लोग हैं जिनके लोगों का जाति का पता नहीं चला, तो उसको बिहार सरकार ने जाति ला के मुख्य धारा में लाने का काम किया है। तो ये एक तारीफ का भाई सरकार का हम लोग कहेंगे। और जहाँ तक आरक्षण की बात रही, तो नीतीश जी ने कल हम लोग देख रहे थे, नीतीश जी ने उसको विधानसभा में 70% या 75% जो है लाने का काम किया है। जहाँ तक मेरी बात रही, चूँकि भारत का जो संविधान है वह विश्व का पुराना संविधान में से एक, और संविधान को बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और उस कमेटी के सदस्य रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटेल साहब, ये तमाम उष्ण नेहरू साहब, तमाम लोगों ने दिन रात एक करके संविधान को सींचा, संविधान को बनाने का काम किया, और तब जाके भारत एक लोकतांत्रिक राज्य बना। तो जहाँ तक अब बहुत बार आप देखे होंगे कि अदर स्टेट में अदर चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर आते तो संविधान को संशोधन करते हैं देखते हुए समाज को। तो नीतीश जी ने भी ये अपने बिहार स्टेट में जो है आरक्षण को लेके 70% 75% क्या, चलिए ये उनके नज़र में बिहार की जनता के लिए हित में ही वो सोचे हैं। और चूँकि अगर आरक्षण बढ़ा होगा तो वैसे लोगों को भी जो मिलेगा, जो पीछे हैं, जो दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, उन लोगों को मुख्य धारा। दबे हुए कुचले हुए लोग को तो तब मिलता है जब आर्थिक रूप से आप आरक्षण देते। अभी आप आरक्षण दे रहे हैं जाति विशेष पे, तो हर जाति में बढ़े हुए लोग हैं, और वो ऐसा करते नहीं है कि रिजर्वेशन अपने गरीब तबके के लिए छोड़ देते हैं। उनकी बाल बच्चा, हमारे बाबूजी अगर डॉक्टर बने रिजर्वेशन से, तो हम भी रिजर्वेशन से बनेंगे, हमारे बाल बच्चा भी रिजर्वेशन से बनेंगे। तो प्लस पॉइंट हो जाता है कि हमारे पास पैसा है, हम पढ़ भी लिए, 2-4 नंबर से घट रहे हैं तो उसमें घुस जाते हैं रिजर्वेशन से। तो आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनको तो फ़ायदा अभी भी नहीं मिलेगा। 75 ना 100% आप कर दे, लेकिन जो अभी रफ़ीगंज में नाली साफ कर रहा है उसका बच्चा कभी IAS नहीं बनेगा जब तक कि स्पेशल उसी के लिए नहीं बने रिजर्वेशन। आर्थिक रूप से जैसे ही आप करते, तो जो अभी नली साफ कर रहा है, जो लैट्रिन साफ कर रहा है, जो रोड बहार रहा है, उसके बच्चा को तब जाएगा जब आर्थिक रूप से कीजिएगा। जब आप जाति विशेष पे कीजिएगा तो डोम में सर अमीरों लोग हैं ना, तो अब अमीर लोग जो डोम में है 10 गो सीट है, तो 10 गो में से 9 गो तो अमीर है मान लीजिए, तब 1 गो सीट बचेगा, 1 गो गरीब को जाएगा। तो इस स्थिति में तो आप 100% कर देंगे तो शायद 100 वर्षों में भी स्थिति नहीं सुधरेगी। देखिए, आर्थिक आरक्षण की भी जो बात आप कर रहे हैं वरुण जी, इस पर भी सरकार जो है एक कड़ा निर्णय लेने जा रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और निश्चित तौर पर आर्थिक जो आरक्षण है इसको भी सरकार अपने एक मैनिफेस्टो में रखे हुआ है, इसमें ख्याल रखा जाएगा, ऐसा नहीं है। और अभी तो फ़िलहाल जातीयगत आरक्षण जहाँ तक हम लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं, जातीयगत आरक्षण जो है सरकार ने किया है, और आने वाले दिनों में हमको उम्मीद है और हम मांग भी करते हैं कि आर्थिक आरक्षण भी दिया जाए ताकि सभी लोग इसमें लाभ उठा सकें। गरीब लोग लाभ उठा, गरीब लोग जो पिछड़े हैं, जो अल्पसंख्यक में हैं, जो दलित हैं, महादलित हैं, जिनको मतलब अभी तक मतलब कि एक मुख्य धारा में नहीं आए हैं, वैसे लोगों को हमको उम्मीद है कि सरकार इस पर निर्णय लेगी और इसको मांग जो है इसका पूरा किया जा सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन है, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, मोदी जी के आने से मुस्लिम में एकता बढ़ी है या नहीं बढ़ी? देखिए, 2014 से जी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लिया था। आज 2023 है। मुस्लिम समाज की बात मत कीजिए, हम सारे समाज की बात करते हैं देश में। और ना तो हम मोदी विरोधी हैं, ना मोदी के सपोर्ट में हैं। हम एक आम आदमी के रूप में, एक आम जनता के रूप में, भारतीय नागरिक होने के रूप में मेरा जो क्वेश्चंस हैं, जो मेरा एक आम स्टूडेंट के रूप में एक मांग है कि 2014 के बाद देश में जिस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए, वो जो मुद्दा था, क्या उस मुद्दे पर वो खरा उतरे हैं, ये समझने की बात है। देश कहाँ से कहाँ जा रहा है ये समझने की बात है। आज अमेरिका को देख लीजिए या फलाना, सब अपना लाइन पे है। तो यहाँ जाति के नाम पर
और धर्म के नाम पर लोग में नफ़रत फैलाया जा रहा है, एक मेरा मानना है। और जहाँ तक बात रही विकास की, तो देश में आप पुराना इतिहास देख लीजिए। ना तो हम कांग्रेस के समर्थन में भी नहीं हम बोल रहे हैं, लेकिन जितने बड़े बड़े एम्स हॉस्पिटल से लेकर देखें या बड़े बड़े शैक्षिक संस्थान देखें, सब तो कांग्रेस के राज में ही बना है। आप किसी शहर का नाम चेंज कर रहे हैं तो इससे जनता को लाभ नहीं है। ये बात जो जेन्युइन बात है, इससे जनता का लाभ नहीं है। और हम धन्यवाद देंगे आपको कि आप लोग जो है जा के इस मुद्दे को उठा रहे हैं। कम से कम स्थानीय मीडिया हर किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं है और हर मुद्दा को उठा रही है। बड़ी मीडिया तो जो आम मुद्दा है, रोजगार का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, बेरोजगारी का, महिला के सुरक्षा का, कि ये मुद्दा कहाँ टीवी पर चल रहा है। टीवी पर तो आप देखते होंगे हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, देश इससे विकास नहीं करेगा। देश जब आज़ाद हुआ वरुण जी, तो इसमें सभी समुदाय के लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। हम हमेशा कहते हैं इस देश को अगर जितना महात्मा गांधी जी ने सींचा है, जितना भगत सिंह जी ने सींचा है, उतना ही शहीद अशफाक उल्लाह खान साहब ने सींचा है, उतना ही खान अब्दुल गफूर खान साहब ने सींचा है, उतना ही बहादुर शाह जफ़र साहब ने सींचा है, उतना ही बाबू वीर कुंवर सिंह जी ने सींचा है। तो देश को आज़ादी दिलाने में सभी समुदाय के लोगों ने अपना खून बहाया है, तब जाकर हम लोगों को जो है देश में आज़ादी मिली और आज हम आपसे बात कर पा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ये जो सरकार है करंट में हमारे इंडिया गवर्नमेंट की, ये सरकार, ये जो हम लोग आपसी जो भाईचारा है, मेरे नज़र में इसको ख़त्म करने की बात चल रही। तो इससे मुस्लिम ही एकता नहीं, तमाम जो देश के रहनुमा हैं, जो देश के एकता पसंद, अमन पसंद लोग हैं, जो शांति और भाईचारा की बात करते हैं, वो सभी इस सरकार के विरोध में हैं। और आने वाले 24 में मुझे लगता है कि इस सरकार को शायद हटाया जा सकता है जनता के द्वारा, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी बिहार के एक महान नेता ने सन 1975 में कहा था, जेपी मूवमेंट, जिसको पूरा देश जानता है। जयप्रकाश जी ने कहा था कि जब सत्ता की रोटी एक तरफ रहती है तो पक जाती है, तो इसीलिए उसको जलने का डर होता, तो इसीलिए उसको पलट देना चाहिए। जब सरकार कांग्रेस की भी रही तो उसको पलट दिया गया, देखा गया कि ये रोटी क्या, तो ये भी जल गई है। तो कांग्रेस के सर 70 साल दिए, अब मोदी जी को 30 साल दे दीजिए। 70 साल की बात नहीं है। जब आप 1952 में फर्स्ट आम लोकसभा जब चुनाव हुआ बिहार देश में, तो उस टाइम का जो समीकरण था, उस टाइम का जो माहौल था, आज के माहौल से बहुत अलग था। हमारे पास आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर थे हमारा देश, ये बात आप हमसे ज़्यादा जानते हैं जो पढ़े हैं। उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर रहे थे, उन्होंने देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाई हैं। ऐसा नहीं है वरुण जी कि कांग्रेस के जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो देश को नहीं दिए। बड़े बड़े आप उठा के देख लीजिएगा, बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र में दिए, बड़े बड़े शिक्षण क्षेत्र में दिए, एम्स जैसे बड़ा धरोहर दिया देश में, जो गरीब से गरीब आदमी भी उसी डॉक्टर से इलाज कराता है जो बड़े बड़े लोग उससे करवाते हैं। तो ये दिए हैं। बाकी पॉलिटिक्स है, राजनीति है, राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो हम आपको कहेंगे कि अभी की सरकार जो है वो जो है एक मतलब कि एक भावना, नफ़रती भावना आपस में फैला करके सत्ता को हासिल करना चाहती है। लेकिन इससे जो है जनता को, आम जनता को उसका जो हक है, संवैधानिक हक है, वो नहीं मिल पा रहा है। अभी सर एक मगध में बीजेपी नारा बहुत देती है, इसको आप मानते हैं इस बात को? बीजेपी में सबका साथ, सबका विकास, मंदिर हम ही बनाएंगे, डेट भी बताएंगे। अभी मगध में हमारा एक नारा चलता है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी कहती है मगध में कि कोयल नहर पे, कि कोयल नहर हम ही बताएंगे, बस चुनाव भर बनाएंगे, हम कोयल नहर हम ही बनाएंगे, बस चुनाव भर बताएंगे और फिर बाद में भूल जाएंगे। इसका मतलब क्या हो? देखिए,
हम बच्चा जब थे हम लोग बचपन में। अभी रफ़ीगंज में सर बता दें हम आपको, करंट न्यूज ऐसा है कि रफ़ीगंज के पानी लेवल एकदम चला गया है नीचे, 250 पर जा रहा है। उस एक तो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ मिल जा रहा है, 250 तक आदमी 2-2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए खर्च करके बोरिंग करवा रहा है। उसको पानी क्या मिल रहा है, तो जैसे नल खोलते हैं ना गाँव देहात में आदमी, तो नल से जितना पानी निकलता है रफ़ीगंज के मोटर से उतना पानी निकल रहा है। लेकिन हमारे जो मगध क्षेत्र के जितने भी नेता हैं वो वोट के समय कहते हैं कि नहर तो हम ही बनाएंगे, वोटवा दीजिए हमको, और बाद 5 साल तक भूल जाते हैं। और फिर चुनाव से 1 महीना पहले कोयल नहर का मुद्दा बहुत ज़ोर से उछलता है, अरे हम यहाँ पे बात उठा दिए, हम यहाँ पे बात उठा दिए। तो इस बात को आप कहाँ तक मानते हैं कि सही? खास तौर पे मगध का देखा जाए तो औरंगाबाद लोकसभा जो क्षेत्र है, उत्तर कोयल नहर का एक समझिए कि एक बड़ा मुद्दा रहा है औरंगाबाद लोकसभा चुनाव के दौरान में। आप जानते होंगे हम 2004 से देखा जाए जब से इसमें, तब से सुशील सिंह 9 से हैं, हमेशा इस बात को झूठा जो है कहते हुए खाली बन जाएगा, लेकिन अभी तक इसमें काम नहीं हुआ है। और हमको लगता है कि ये सिर्फ बहलाते हैं जनता को, सिर्फ बहलाते। तो इस बार जनता क्या राय दे रही है मगध एरिया का? सफायत है एकदम 100%। मतलब राम जी न चलेंगे, राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में। उस मंदिर की बात नहीं है, यहाँ जनता के बीजेपी वाले कहते हैं कि जब तक हमारे साथ राम है तब तक हमको कोई ना कुछ करे। राम भगवान का जो संदेश है उसको आम जनता के बीच कभी बीजेपी नहीं लाई है, आपको समझना चाहिए। राम हमेशा एकता की बात करते हैं, सत्य के रास्ते पर चलते हैं, बीजेपी ऐसा काम नहीं करती मेरे नज़र। जी धन्यवाद सर, फिर नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मिलेंगे। हमारे जनता जहाँ तक जो भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और ज़रूर बताइए कि हमारे फहद शाही जी के साथ कैसे